Guys, welcome you all at PC classes, and today we discuss our new concept of corporate excellence. हमारा बिजनेस एथिक्स की जो यूनिट चल रही थी उसी में ही न्यू कॉन्सेप्ट है हमारी कॉरपोरेट एक्सीलेंस, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए कॉरपोरेट एक्सीलेंस क्या होता है। कॉरपोरेट एक्सीलेंस का मतलब होता है एक्सीलेंट होना। कॉरपोरेट का किसी भी टर्म में किसी भी वे में एक्सीलेंट यानी कि क्वालिटी वाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टाइप, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआर सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। किसी भी फील्ड में कॉरपोरेट एक्सीलेंस हो सकती है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस इज द मोस्ट appropriate tool for achieving the corporate excellence, because corporate governance ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप बॉडीज होती हैं, जो विजन मिशन और ये सब कुछ सेट करती हैं, इनके थ्रू अगर ये सभी एथिक्स को फॉलो करेंगी कॉरपोरेट गवर्नेंस, और आपकी एथिक्स को फॉलो करके कॉरपोरेट एक्सीलेंस है वो आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मेरली द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू कस्टमर कॉम्पिटिटर टाइम एंड अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिस्क्राइब ए कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। क्या बोल रहा है, एक लंबे समय से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ में स्पेसिफिकेशन हासिल कर लेता है तो वो उसकी कॉरपोरेट एक्सीलेंस बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉरपोरेट की गुडविल, एक कॉरपोरेट का कस्टमर को ट्रीट करने का तरीका, ठीक है, एक कॉरपोरेट का जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सीलेंट हो सकता है। तो कॉरपोरेट एक्सीलेंस किसी भी फील्ड में हो सकती है। कॉरपोरेट एक्सीलेंस इज ऑफन डिस्क्राइब्स एज द आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग द रिजल्ट। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे रिजल्ट को अचीव करने में। ठीक है, आई कैन बी डिस्क्राइब एज अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट लेवल विद की टूल्स एंड नॉलेज थिंग्स सक्सेसफुल इट इन्वॉल्व हैविंग द रिसोर्सेज टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कॉरपोरेट एक्सीलेंस का मतलब क्या है कि एक कॉरपोरेट के पास में बहुत सारी स्किल्स होती हैं। कॉरपोरेट लीडरशिप के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, इंटरपर्सनल नॉलेज के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू हो सकता है। एक कॉरपोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सीलेंट हो। एक कॉरपोरेट हो सकता है आपका किसमें, मैनेजिंग करने में एक्सीलेंट हो। एक की एचआर जो है, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छा हो। एक क्वालिटी में एक्सीलेंस हो। तो ये सब कुछ होता है आपका कॉरपोरेट एक्सीलेंस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉरपोरेट गवर्नेंस वर्सेस कॉरपोरेट एक्सीलेंस। तो देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस तो होता है, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट एक्सीलेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है टॉप बॉडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, जो कि एक कॉरपोरेट को गवर्न करने का काम करते हैं, जो पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, विजन सेट करते हैं, मिशन बनाते हैं। कॉरपोरेट एक्सीलेंस होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी भी एक फील्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन की। वी कैन से दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस से कॉरपोरेट एक्सीलेंस आती है ऑर्गेनाइजेशन में। कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट एक्सीलेंस लाने का काम करते हैं, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस अगर अच्छी है, बेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उससे क्या होता है, कॉरपोरेट एक्सीलेंस, एक कॉरपोरेट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। फर्स्ट है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मीनिंग आपको क्लियर होगा क्योंकि हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। सेकंड है एथिकल गवर्नेंस। ये क्या बोलता है कि जो गवर्नेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्न कर रही है बॉडीज, वो क्या हो, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। शेयर होल्डर्स हैं, ये सब कुछ है, ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करे ताकि जो उसमें पार्टीज जितनी भी हैं, कस्टमर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, ये सभी क्या हो, सिक्योर हो कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में फुल एथिकल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जा रहा है और वी कैन सिक्योर हियर, वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी देयर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में हो। इन व्यू ऑफ अ ग्रोइंग स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स और बिजनेस एथिक्स, वर्ड्स बिजनेस लीडर्स हैव वोकन टू द नेसेसिटी ऑफ द गवर्नेंस। यानी कि जैसे जैसे कुछ कॉरपोरेट्स फेलियर हुए तो ऐसे ही जो कॉरपोरेट एथिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो निकल कर आई। और वंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलेटेड एज करप्टेड, अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन एक बार करप्शन और ये सभी चीज़ें उसके अंदर घुस जाती हैं तो
वो ऑर्गेनाइजेशन एट लास्ट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो कि गवर्नेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या हो, एथिकल हो। ठीक है, फिर उसके बाद है ताकि क्लीनली सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स, वी कैन से कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको हम बोलते थे, या कोड ऑफ एथिक्स कह सकते हो। ये एक ऐसी नियमावली या कोड्स हैं जिसमें सारी एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाएंगे वो इसमें रिटन होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कॉरपोरेट जो गवर्नेंस है वो कोड ऑफ एथिक्स है, कंडक्ट करती है, कोड ऑफ एथिक्स बनाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अच्छे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाने चाहिए वो सभी हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट और उसकी गुडविल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रीन गवर्नेंस। जैसा कि इसका नाम है, एज इट्स नेम ग्रीन गवर्नेंस, ग्रीन का मतलब होता है एनवायरनमेंट, यानी कि जो गवर्नेंस है वो ठीक है एथिकल प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, बट उसके साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेगी, पूरा एनवायरनमेंट को भी पूरी इंपॉर्टेंस देगी वो गवर्नेंस, कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स बनाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग हो, एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। एंड लास्ट वन इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है, जैसा कि आपको पता है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इन सब का ट्रेंड बढ़ रहा है, इन सब का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो जिसकी वजह से ई गवर्नेंस यानी कि जो गवर्नेंस है उसके रिलेशनशिप्स है डिफरेंट पार्टीज और स्टेक होल्डर्स के साथ में, वो क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो। ठीक है, नेटवर्क्स हो, मोबाइल्स हो, एक चैन सिस्टम हो पूरा, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशंस की गवर्नेंस अपनी सभी पार्टीज के साथ में कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस हैज बिकम द की टू गुड गवर्नेंस इन अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, एक गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने में। तो यहाँ पर हमारी ये इम्पोर्टेंट टर्म्स सारी की सारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टीज ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस की पार्टीज में कुछ अलग से नहीं है, जो आज तक आप पार्टी पढ़ते आ रहे हो, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज, बिजनेस मैनेजमेंट में, एनवायरनमेंट में, वही है कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है और उनके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस किस टाइप से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है इसमें एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए है कि एन एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन जो कि हायर किया जाता है, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है एक रेगुलर कंपनसेशन के बेस पर। तो वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फुल एथिकल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाए, ताकि जो उसका जो जॉब सिक्योरिटी है और जहाँ पर वो काम कर रहा है वो सब चीज़ें सिक्योर हो। सेकंड है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का अपना पैसा इन्वेस्ट होता है, शेयर होल्डर का अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट होता है। तो शेयर होल्डर चाहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो उनकी क्या हो, बेस्ट जगह पर यूटिलाइज हो, डिविडेंड्स टाइम टू टाइम मिले उनको, ग्रोथ हो उनकी कैपिटल की, कुछ भी चीज़ें करप्टेड ना हो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक कंट्रोवर्शियल टर्म रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, तो उनके वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ में। तो बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी की हेल्थ के लिए क्या हो, कॉरपोरेट जो मैनेजमेंट है वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फुली फॉलो करे, ताकि सब चीज़ें बैलेंस रहें। यहाँ पर ओनरशिप का जितना भी इंटरेस्ट है, यानी कि प्रॉफिट प्लस में एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर सभी पार्टीज़ का ध्यान रखा जाए। एक सिस्टम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करके रखे डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा कंपनी को दे रखा होता है। तो ये चाहते हैं कि उन्हें भी पूरा जस्टिस मिले, उनके जो अमाउंट है वो उनको मिल जाए एट लास्ट। और यहाँ पर लास्ट फिफ्थ है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन होती है एक जो लेबर क्लास होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी यूनियंस बनी होती हैं जिसको कि हम ट्रेड यूनियंस बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं,
एक ग्रुप होता है, एक लेबर क्लास को अपने रिप्रेजेंट करता है, उनके हक के लिए लड़ता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन होती हैं जो लेबर क्लास की होती हैं, और एम्प्लॉयर यूनियन होती है जो कि एम्प्लॉयर की होती हैं। तो ये आपस में बहुत सारे टर्म्स हैं वो डिसाइड्स करते हैं। और फिर है आपका कस्टमर आपको पता ही है कि जो कस्टमर है वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी उन्हें मिले वो बेस्ट हो। सप्लायर्स एंड द लोकल कम्युनिटी वो एरिया है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, जिसमें हम बोलते हैं जो CSR की एक्टिविटी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो उसमें बेस्ट है कि वो एक अपने लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, बिकॉज वो वहाँ रह रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, वहाँ एनवायरनमेंट पॉल्यूट कर रहा है। तो लोकल कम्युनिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड फ्यूचर जनरेशन मतलब कि आने वाली जितनी भी पार्टीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, प्लस में आने वाली जनरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो सभी रिसोर्सेज का इस टाइप से यूज़ करे ताकि वो भी यूज़ कर ले पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट क्वांटिटी में, और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो सेव रहें, बचे रहें, जिसको कि हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, ये भी एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड आपकी कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल, और इसमें आपकी इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म और एक्सटर्नल कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो इंटरनली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो है। एक्सटर्नल में वेरियस लॉ आ जाते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इंटरनल कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, दैट इज ओनरशिप कंसंट्रेशन। ये क्या बोल रहा है कि जो रिलेटिव अनाउंस ऑफ स्टॉक ऑन टू द इंडिविजुअल शेयर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो भी ट्रांजेक्शन इसके लिए है, ये क्या चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंट्रोल करें कंपनीज को, क्योंकि वो कंपनीज में इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, millions of minority shareholders with each growing and minus amount shares, it is generally found that the ownership concentration of the controlling shareholder is negatively related to the firm performance। यानी कि ओनरशिप का जो कंसंट्रेशन है, जो शेयर होल्डर एक ओनर होते हैं, इनका कंसंट्रेशन, इनका कंट्रोलिंग करना एक फर्म को नेगेटिवली उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो ओनरशिप पार्टीज होती है जिसमें शेयर होल्डर्स वगैरह आते हैं, ओनर्स आते हैं, ट्रस्टी आते हैं, उनको चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करें और कंट्रोल करें तो वो बेस्ट मोड से करें। ठीक है, अपनी ओनरशिप का नेगेटिव यूज न करें। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, विजन सेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या हो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और ये ब्रॉडली डिफाइन करते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं या फिर कंपनी है वो कैसे चलेगी, किन प्रिंसिपल्स के बेस पर एक कंपनी है वो चलेगी। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल कंट्रोल पार्टी होती है। फिर है आपका एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि एग्जीक्यूटिव्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कंपनसेशन, यानी कि सैलरी, बोनस जो भी उन्हें मिल रहा है, इंटरेस्ट है अगर मैनेजर्स का उन्होंने लोन वगैरह दे रखा है, शेयर होल्डर इंटरेस्ट है, यानी जितना भी कंपनसेशन है वो टाइम टू टाइम पे हो। ठीक है, उससे रिलेटेड। फिर है सेपरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड रोल्स, यानी कि एक जो अपना CEO होता है कंपनीज का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चेयरमैन होता है, उनको चाहिए कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इन टर्न हायर अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। शेयर होल्डर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक शेयर होल्डर्स में से ही
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुना जाता है, बनाया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि जो बोर्ड है वो इस टाइप से सीईओ का सिलेक्शन करे जो बेस्ट हो, ऐसा चेयरमैन सिलेक्ट करे जो बेस्ट हो, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर सके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेसिकली इंटरनल पार्टीज़ की, तो उसमें ओनर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन सिस्टम आ गया और सीईओ आ गया। ठीक है, और एक्सटर्नल में अगर मैं बात करूं तो जितने भी लॉ आपने पढ़ चुके हैं, आप किस में पढ़ चुके हैं भाई, अपने बीआरएफ में पढ़े हैं वो सभी लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लॉ आ गए, कुछ एक्ट आ गए, कुछ बॉडीज आ गई, तो इसमें मिक्सचर है। जैसे कि रेगुलेटर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो सभी बैंक्स पर क्या है, रेगुलेट करता है। अदर बैंक को, सभी कमर्शियल बैंक्स को, सेबी आपका सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है। इरडा आपका, सेबी की बात करूँ 1992 में, और आरबीआई 1935 में एक्ट आया था, 1934 में एक्ट आया, और 1935 में इम्प्लीमेंटेशन हो गया था। इरडा आपका 1999 में, और इरडा क्या है, इंश्योरेंस के सेक्टर पर यानी इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है, टॉप बॉडी है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको पी फर्डा बोल रहे हैं हम, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पेंशन फंड पर रेगुलेटर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो कि कंपनी से रिलेटेड सारे काम देखता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अकाउंट ऑफ इंडिया, और वेरियस कमेटी जिसमें कि आपका नरसिम्हम कमेटी जो बैंकिंग के लिए है। ठीक है, नारायण मूर्ति कमेटी, जे ईरानी कमेटी जो कि वन पर्सन कंपनी के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2005 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर बात, इसमें ये सभी कमेटीज आती हैं। नेक्स्ट टर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गेट कीपर्स, जब बहुत काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो गेट कीपर्स क्या होते हैं, ये इंटरमीडियरीज होती हैं। ठीक है, जिनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देना। ठीक है, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करवाना। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन को रेट देती है ABCD, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस को डिसाइड करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन पर आप इतना पैसा लगा सकते हो, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है, या इसको इतना लोन दिया जा सकता है, इतना रिकवर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये होती है कुछ इंटरमीडियरीज जिसको कि हम गेट कीपर्स बोलते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में। ओके, तो ये सभी एक्सटर्नल पार्टीज हैं जिसमें कुछ बॉडीज हैं, कुछ इंटरमीडियरीज हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। फिर है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो देखिए इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपका जो इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी जिन टॉप बॉडीज़ को हम अपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस में देख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, उनके जो रोल हैं बोर्ड के वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, रोल है वेल डिफाइंड होने चाहिए, प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक रूल्स, एक यार्डस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो काम करे और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले बोर्ड। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपको पता है कि बोर्ड की मीटिंग्स होती है टाइम टू टाइम, ठीक है, जिसमें वो पहले से ही मीटिंग की अनाउंसमेंट कर देता है और बोर्ड की मीटिंग में जो पेपर्स चाहिए रिलेवेंट वो पहले से प्रिपेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुल प्लान रहे, कुछ भी इंटरप्शन उसमें ना हो। स्ट्रेटेजिक सेटिंग की जो स्ट्रेटेजी फर्म बना रही है, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी, वो ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जो अचीवेबल हो, ना कि इतनी बड़ी या इतनी हाई हो कि जिसको हम अचीव ही ना कर सके। मॉनिटरिंग ऑफ बोर्ड परफॉर्मेंस, की बोर्ड की परफॉर्मेंस पर भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जो बोर्ड परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है रेगुलर इंटरवल्स पर। और फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिपोर्टिंग, यानी कि फाइनेंशियल जो रेशियो है
हमारी फाइनेंशियल जितना भी डाटा है वो टाइम टू टाइम रिलायबल है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। ऑडिट के लिए कमेटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट है क्या? ऑडिट होता है आपके जितनी भी बुक्स बन चुके हैं, जितने भी अकाउंट्स बन चुके हैं, उन सबको चेक करना, क्या बिजनेस में जितनी असेट शो की जा रही है वो है या नहीं एक्चुअल में, जितना प्रॉफिट शो किया जा रहा है वो है या नहीं एक्चुअल में, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। ये ऑडिटर्स करते हैं, कॉस्ट ऑडिटर्स करते हैं, सीए करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट की वेरियस प्रैक्टिसेस बिजनेस में होती हैं। इसके लिए पूरा एक टॉपिक है अलग से, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो की जाती है, वो भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो आज की यूनिट में हमने तो आज की क्लास में हमने किया हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस और एक्सीलेंस, कॉरपोरेट एक्सीलेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट एक्सीलेंस, फिर डिफरेंट पार्टीज और कंट्रोल मैकेनिज्म, इंटरनल और एक्सटर्नल, और रिक्वायरमेंट ऑफ अ इफेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।